हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस चैप्टर 2। जो हमारा चैप्टर 2 है वो क्या है? सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। अब हम जानेंगे कि जो छोटे जंतु होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो मित्र है शत्रु, दोनों के बारे में, मित्र और शत्रु दोनों के बारे में हम जानेंगे आज। आपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे कि कुछ बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, उन्हें हम आंखों से नहीं देख पाते, हमें किसी यंत्र की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह पर सफेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखेगी। क्या आप जानते हैं कि ये संरचनाएं क्या है, यह कहाँ से आई है? जैसे कि जब हम रोटी को देखते हैं तो हमारी रोटी पर क्या हो जाती है, सफ़ेद सफ़ेद एक वो परत चढ़ जाती है और उसमें क्या होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीव पनपते हैं। अब हम देखते हैं सूक्ष्म जीव के बारे में। 2.1 क्रियाकलाप 2.1 बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? हमको क्या करना है, उस गीली मिट्टी का परीक्षण करना है। क्रियाकलाप 2.2 एक तालाब पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। क्या आपको सूक्ष्म जीव की गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? जब हम परीक्षण करेंगे तो हमको यह देखना है कि जो सूक्ष्म जीव है वे हमको गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं। इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से हम देख नहीं पाते हैं। इनमें से कुछ की ब्रेड पर उगने वाली कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इन 4 वर्गों में हमने सूक्ष्म जीव को बांटा है। यहाँ पर हम इनका चित्र देख सकते हैं 2.1 से लेकर 2.4 तक। सबसे पहले हम देखेंगे विषाणु। विषाणु क्या होते हैं? वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते, केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलिया, खसरा विषाणु वायरस द्वारा होते हैं। अब हम देखते हैं अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? प्रोटोजोआ द्वारा। टाइफाइड एवं क्षय रोग टीबी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप जो 6ठी एवं 7वीं में पढ़ चुके हैं। जब हमने सूक्ष्म जीव है उनके बारे में कक्षा 6ठी और 7वीं में पढ़ चुके हैं। ये क्या? स्पाइरल जीवाणु। कौन सा जीवाणु? स्पाइरल जीवाणु। क्षणनुमा जीवाणु। इसकी आकृति कैसी? क्षणनुमा। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्लेमाइडोनोम। ये क्या है? क्लेमाइडोनास हैगा। ये स्पाइरो गायरा है यहाँ पर। ये अमीबा और ये पैरामीजियम। ये क्या है? सब प्रोटोजोआ है और ये क्या है? शैवाल है। अब हम यहाँ पर देखते हैं राइजोपस ब्रेड मोल्ड और यहाँ पर है पेनिसिलियस। ये हमारा यहाँ पर है एक्सपेरल जीलस। ये क्या है? सब कवक है हमारे। अब हम देखते हैं यहाँ पर सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। अभी हमने देखा सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, अब सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं इसके बारे में जानेंगे। सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल एक कवक या बर्फीली शीश से उष्ण गर्म स्रोत तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहें। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। मतलब जो दलदल होती है या मरुस्थल होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। अब हम देखते हैं सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है।
इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है तथा कुछ अन्य हानिकारक है तथा जीवों में रोग के कारक है। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं। मित्रवत सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग? सूक्ष्मजीव का। प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जा रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अब देखते हैं दही एवं ब्रेड का बनना। आप कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों हुआ? दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, चीज, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा, सूजी, इडली एवं भटूरे के एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं विष्ठ चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे कि इडली एवं डोसा बनता है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 2.3। एक बर्तन में जो है हम क्या लेंगे यहाँ पर 1/2 किलोग्राम मतलब आधा किलोग्राम आटा एवं मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल मिलाइए। इसमें थोड़ी सी मात्रा में 1 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूंद लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? आपने गूंथे हुए मैदा उठा हुआ या फूला हुआ दिखाई देगा। यीस्ट पाउडर के साथ मैदा, खमीर द्वारा उठी हुई मैदा। यीस्ट तीव्रता से जलन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। क्रियाकलाप 2.4। 500 ml का बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें जो है हमारा आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डालिए। इसे 4 से 5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढककर रखिए। अब विलयन को सूंघकर देखिए। यह गंध एल्कोहल की है, जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। किसने? लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी। कब? 1857 में। सूक्ष्म जीवों के औषधि का उपयोग। जो सूक्ष्म जीव है उनका औषधि में उपयोग कैसे किया जाता है? जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक है, टेट्रासाइक्लिन है अथवा एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। क्या करते हैं? अनेक रोग में चिकित्सा उसको उपयोग में लाते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धक पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तश्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए हैं। इस प्रकार फफूंद से
पेनिसिलिन बनाई गई। जो हमारी पेनिसिलिन है वो किससे बनाई गई? फफूंद से। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। अब हम देखते हैं, ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक दवाई लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं, तो अगली बार जब बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। अब हम देखते हैं वैक्सीन या टीका। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीका द्वारा रोका जा सकता है। अब हम देखते हैं, एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं, आपके बचपन में भी आपको रोगों से रक्षा करने के लिए टीके वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन पल्स पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीव से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया गया है। अब हम देखते हैं, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि कैसे करते हैं। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन या स्थिरीकारक कहते हैं। ये हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन का स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया एवं नीले हरे शैवाल। ये क्या है? नीले और हरे शैवाल हमको दिखाई दे रहे हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण। आपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहली और बूझो दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों से पत्तियां एवं सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। पहली और बूझो जानना चाहते थे कि यह किस प्रकार हो सकता है। हम क्रियाकलाप 2.5 करके देखते हैं। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए और बी में चिन्हित कीजिए। एक गमले में पौधों को कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले में बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टुकड़े, खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक और रख दीजिए और 3 से 4 सप्ताह तक उनका परीक्षण कीजिए। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ, तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अवशिष्ट का अपघटक हो गया, जिसका अपघटन हो गया है। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलों एवं खिलौने के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ? सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते एवं पादप कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वहाँ विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्मजीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थ
पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव। अब हम जानेंगे हानिकारक सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं? रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए हम इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी हमको प्राप्त करना है। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव। अब मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव कैसे होते हैं? मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीव द्वारा हम होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं: हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। जब जुकाम से पीड़ित व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस विषाणु में भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ भी ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हम छींकते समय अपने मुंह पर नाक एवं रुमाल क्यों रखना चाहिए? अच्छा, तो यही संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखनी चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमसे कहते हैं कि खांसते और छींकते समय अपने मुंह पर कपड़ा या रुमाल रखना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो हमारे छींकने पर जो जीवाणु निकलते हैं वो दूसरों तक ना पहुँचे। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु से अपशिष्ट पर बैठती है और रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनोफ्लीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मादा प्ले जो हमारा रहता है मादा प्लेज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? ये हमारा है मादा एनोफ्लीज जो हमारी मच्छर है वो है। अध्यापक हमारा ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने माता पिता पानी एकत्र न होने दे? अब हम जानेंगे। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहना देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में भी कहीं भी जल को एकत्र न होने दे। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिससे अपनाकर मलेरिया फैलने से रोका जा सके। अब हम देखते हैं मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। मानव रोग, रोग कारक सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका, बचाव के उपयोग। क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है और ये किसका संचरण? वायु द्वारा होता है। खसरा वायरस द्वारा होता है और इसका संचरण वायु द्वारा होता है। चिकन पॉक्स ये भी वायरस से होता है, इसका संचरण वायु से सीधा संपर्क में होता है। पोलियो ये भी वायरस से होता है और इसका संचरण वायु और जल है। अब इसका बचाव। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखकर उचित समय पर टीकाकरण करना चाहिए। अब हम देखते हैं हैजा या टाइफाइड। ये किससे होता है? जीवाणु से होता है। जल और भोजन की वजह से। और जल व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण। हेपेटाइटिस ए वायरस से फैलता है, ये इसका एक कारण जल है। उबले हुए पेयजल का उपयोग, टीकाकरण करना चाहिए हमको। मलेरिया ये प्रोटोजोआ की से फैलता है और ये किसके कारण? मच्छरों के काटने से होता है। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग कर कीटनाशक का छिड़काव मच्छर के प्रजनन के रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना चाहिए। अब देखते हैं मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने का उपाय तालिका में दर्शाए गए हमको। जंतुओं में भी रोग कारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग के कारक
उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस होता है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक है। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्मजीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। देखते हैं, रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। अब हम देखते हैं सूक्ष्मजीव द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। पादप रोग, सूक्ष्मजीव संचरण का तरीका। नींबू केकर जीवाणु द्वारा और इसका संचरण वायु द्वारा होता है। गेहूं रस्ट, इसमें सूक्ष्मजीव कवक होता है और संचरण किससे होता है? वायु एवं बीज से। भिंडी की पीत, ये वायरस से फैलता है और इसका कौन होता है? विकीट होता है यहाँ पर। अब हम देखते हैं खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग। बूजो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उससे वमन, उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है। सूक्ष्मजीव द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं या भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। खाद्य परीक्षण। अब हम खाद्य परीक्षण कैसे कर सकते हैं? अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परीक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में परिवर्तन भी आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें खा नहीं पाई। बाद में उसने देखा कि वह सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परीक्षण के कुछ उदाहरण देखते हैं और कुछ सामान्य तरीके भी अपनाते हैं जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन सूक्ष्मजीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। किसको? नमक और जो हमारा खाद्य तेल होता है। हम नमक एवं खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट और तथा सोडियम मेटाबाइस सल्फाइड सामान्य परीक्षक हैं। जैव एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों उपयोग को उन्हें संदूषित होने से बचाता है। नमक द्वारा परीक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं हमारे जो जली जंतु होते हैं उनके परीक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस और हमारे जली जंतुओं को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परीक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परीक्षण। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ में नमी कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अब हम देखते हैं तेल एवं सिरके द्वारा परीक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग करके अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मांस का परीक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबलने से अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। जब हम दूध को उबालते हैं तो उसमें क्या होता है? अनेक जो सूक्ष्मजीव है वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप में सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकता है। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चरीकृत एवं पाश्चरीकृत क्या है। अब हम जानते पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री C
पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पोस्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पोस्चरीकरण कहते हैं। भंडारण एवं पैकिंग। अब हम जानेंगे भंडारण एवं पैकिंग क्या होता है। आजकल मेवे तथा सब्जियों भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव से सुरक्षा होती है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है, अब हम जानेंगे। आपने कक्षा 6वीं व 7वीं में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा था, जो लेग्यूम पौधों दलहन में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए कि राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथियों में रहते हैं, जैसे कि सेम, टमाटर एक सहजीविता है। कभी कभी जो होता है हमारा तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। जो हमारा अगला भाग है उसमें हम समझते हैं। तो नाइट्रोजन चक्र, ये सबसे पहले हमारा क्या है, लेग्यूम पौधे की जड़ या ग्रंथिकाएं दिखाई गई है हमको। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों को आवश्यक संगठन है, जो प्रोटीन और पर्ण रहित क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग कर सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। अब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कणक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणाम क्या होता है इसका, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक। सबसे हम पहले यहाँ पर देखते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, फिर ये मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। फिर हम देखते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। फिर यहाँ पर ये जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करना, फिर मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। और फिर यहाँ पर क्या होता है, ये जैसे कि मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, फिर ये यहाँ पर से जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक क्या करते हैं, पौधों द्वारा अवशोषण कर लिए जाते हैं। फिर जंतुओं द्वारा पौधों को खाना और उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट फिर से क्या हो जाती है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक बनाती है। तो ये हमारा नाइट्रोजन चक्र है। अब हमने इसमें कुछ प्रमुख शब्द देखे, शैवाल, प्रतिजैविक, प्रतिरक्षी, जीवाणु, वाहक, संक्रमण रोग, किण्वन, कवक, लैक्टोबैसिलस, सूक्ष्म जीव, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पाचीकरक, रोगजनक, परिरक्षक और प्रोटोजोआ, राइजोबियम, टीका, वैक्सीन, विषाणु और यीस्ट या खमीर। हमने इन सभी प्रमुख शब्दों का अर्थ अच्छे से समझ लिया है। अब हम जानते हैं कि हमने इसमें क्या सीखा, हमारा इस चैप्टर का सारांश क्या है। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। यह बर्फीली शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल एवं मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिक एवं बहुकोशिक होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग है, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसी जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव औषधि एवं एल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं।
कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और हरे नीले शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। अब हमको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।